वेल्थ, पावर और इन्फ्लुएंस। जी हाँ, पैसा, शोहरत और दबदबे का दूसरा नाम यूएस के इतिहास में जेपी मॉर्गन था। अमेरिका के इतिहास में न कोई दूसरा हुआ और न कोई हो सकता है जो एक देश की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दे। मानो यूएस की इकोनॉमी तो उसके हाथों की धूल हो, जिसे जब चाहे तब हवा में उड़ा दे और जब चाहे तो नीचे गिरा दे। क्या आप मान सकते हैं अमेरिका जैसी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी और वर्ल्ड पावर को जब भी पैसे की आवश्यकता होती थी तो वो किसी बैंक के पास न जाकर इस एक व्यक्ति के पास जाते थे, और दबदबा इतना उस समय के अमेरिका के प्रेसिडेंट्स तक को अपने आगे झुकने पर मजबूर कर दिया। एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा इन्वेस्टमेंट बैंकर जिसने अमेरिका में ऐसा बुल रन चलाया जिसका अंत आज तक नहीं हो पाया। क्या आप मान सकते हैं कि जितनी वेल्थ आज एलन मस्क और बिल गेट की मिलाकर होगी, उतनी वेल्थ उस समय पर इस एक व्यक्ति के पास थी। इस व्यक्ति ने दुनिया की सबसे पहली $1 बिलियन कंपनी बनाई जिसका नाम यूएस स्टील था, जो साल 1901 में अपनी $1.4 बिलियन के वैल्यूएशन क्रॉस कर चुकी थी। इस एक व्यक्ति ने अमेरिका को 2 बार इकोनॉमिक क्राइसिस से भी बचाया। आज हम बात करेंगे जेपी मॉर्गन की, जिन्होंने दुनिया की सबसे पहली $1 बिलियन कंपनी बनाई और दुनिया का सबसे बड़ा बैंक बनाया। और जेपी मॉर्गन वर्ल्ड बैंक इंडस्ट्री में अपने $491.76 बिलियन की मार्केट कैप के साथ आज भी नंबर 1 पर है। आखिर अकेले जेपी मॉर्गन ने यह सब किया कैसे, आइए जानते हैं। इस कहानी की शुरुआत 17 अप्रैल 1837 में हुई, जब जॉन पियरपॉइंट मॉर्गन का जन्म अमेरिका के हार्टफोर्ड में हुआ। इनका जन्म उस समय अमेरिका की एक रिच फैमिली में हुआ था। इनके पिता जूनियर स्पेंसर मॉर्गन एक वेल्दी बैंकर और हार्टफोर्ड के सबसे बड़े ड्राई गुड्स के होलसेलर होम मैथर में पार्टनर हुआ करते थे। जैसे ही जेपी मॉर्गन के ग्रैंडफादर की डेथ होती है तो बहुत सी वेल्थ उनके फादर जूनियर स्पेंसर को मिल जाती है, जिससे उन्होंने अपनी कंपनीज में और शेयर खरीदे और अपनी हिस्सेदारी को बढ़ा दिया और कंपनी का नाम मैथर मॉर्गन एंड कंपनी कर दिया। हर पिता की तरह जॉन के फादर भी जॉन को बेस्ट एजुकेशन देना चाहते थे, जिसके लिए जॉन के फादर ने जॉन को साल 1851 में बॉस्टन भेज दिया। लेकिन जॉन फिजिकली इतने एक्टिव नहीं थे। जॉन उन बच्चों में से थे जिन्हें खेलना कूदना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, और यहाँ उन्हें रियूमेटिक फीवर हो जाता है, जिसके कारण वो और भी ज्यादा वीक हो जाते हैं। अब जॉन चल पाने में भी असमर्थ हो गए थे। जिस समय पर उनकी उम्र के बच्चे खेलते कूदते थे, उस समय पर जॉन बैंकिंग एंड फाइनेंस की बुक्स पढ़कर नॉलेज ले रहे थे। जॉन के फादर का मानना था अगर हम जॉन का इन्वायरमेंट बदल दें तो जॉन शायद ठीक हो जाएगा, इसलिए उन्होंने जॉन को पर्टिकुल के अजोरस आइलैंड पर भेज दिया। फिर जॉन वहाँ से ठीक होकर पूरे 1 साल बाद आए और अपनी फर्दर स्टडीज को कंटिन्यू करने के लिए बॉस्टन चले गए। फिर 1857 तक उन्होंने बॉस्टन, स्विट्जरलैंड और जर्मनी से अपनी स्टडीज कंप्लीट करके फाइनेंस वर्ल्ड में उन्होंने अपना पहला कदम रखा। उनके पिता के इन्फ्लुएंस और पावर की वजह से उन्हें वॉल स्ट्रीट की एक बैंकिंग फर्म में काम मिलता है जो उनके फादर का ही काम देखती थी। जॉन ने कुछ सालों तक इसी बैंकिंग फर्म में काम किया और एक अच्छा एक्सपीरियंस गेन किया। फिर आता है साल 1861, जब जॉन फैसला लेते हैं कि अब वो अपनी कंपनी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अब जॉन को बहुत सा अनुभव हो चुका था। अब जॉन एक कंपनी को स्टार्ट करते हैं जिसका नाम उन्होंने जे पियरपॉइंट मॉर्गन एंड कंपनी रखा। जॉन की यह कंपनी भी उनके पिता के एजेंट एंड को पार्टनर फर्म के तौर पर ही काम करती थी। इससे पहले कि जॉन अपनी कंपनी को अच्छे से एस्टेब्लिश कर पाते, इसमें सिविल वॉर स्टार्ट हो गया और उस समय पर यूएस गवर्नमेंट ने एक ड्राफ्ट जारी किया जिसके मुताबिक अमेरिका के हर पुरुष नागरिक को जिसकी आयु 20 से 45 वर्ष हो वह वॉर में पार्टिसिपेट करना कंपलसरी कर दिया। लेकिन इसी के साथ सरकार ने यह शर्त भी रखी कि यदि कोई व्यक्ति यूएस गवर्नमेंट को $300 पे करता है, उसे वॉर में जाने की आवश्यकता नहीं है, उसकी जगह पर कोई और व्यक्ति वॉर में जाएगा। तो जॉन के लिए जान से ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं हो सकता, तो वो $300 गवर्नमेंट को पे कर देते हैं और अपनी जान को बचा लेते हैं। लेकिन इसी के साथ वॉर से बहुत सा प्रॉफिट भी अर्न करते हैं। जॉन यूएस गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स के साथ मिलकर अपनी
सरकार को बेवकूफ बनाते हैं। जॉन 3.5 पर राइफल के हिसाब से हाल कार्बन राइफल खरीदते हैं और उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन करके सरकार को ही राइफल $22 पर पीस के हिसाब से बेचकर अपने पैसे को 600 गुना बढ़ा लेते हैं, जिससे उनकी वेल्थ बहुत तेजी से बढ़ गई। अब जॉन एक नॉर्मल बच्चा नहीं रहा, अब वो एक बिजनेसमैन बन चुका था, जिसको अपने देश, अपने राष्ट्र से कोई मतलब नहीं। उसे मतलब था तो सिर्फ अपने प्रॉफिट से। आखिर हो भी क्यों, उसे दुनिया का सबसे अमीर आदमी जो बनना था। फिर वक्त आया जॉन की शादी का। जॉन और अमेलिया पिछले 2 सालों से साथ थे। फिर उनकी शादी अमेलिया से हो जाती है। शादी के 4 महीने बाद ही अमेलिया को ट्यूबरकुलोसिस हो जाता है और उनकी डेथ हो जाती है। 24 साल की उम्र में जॉन बिल्कुल अकेले पड़ चुके थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को टूटने नहीं दिया और अपना सारा फोकस अपने काम पर रखा। फिर आता है साल 1871, जो जॉन के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी साथ लेकर आता है। इस समय पर उनकी मुलाकात फिलाडेल्फिया के एक बैंक फाइनेंशियल और इन्वेस्टर एंथनी जोसेफ ड्रेक्सल से होती है। फिर इन दोनों ने मिलकर ड्रेक्सल मॉर्गन एंड कंपनी, जो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट था, इसकी शुरुआत की, जो बाद में जेपी मॉर्गन एंड कंपनी बना, जो आज जेपी मॉर्गन चेस एंड कंपनी के नाम से जाना जाता है, जो मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर पूरी दुनिया का सबसे बड़ा बैंक है। सालों की मेहनत से जेपी मॉर्गन ने कमीशन से बहुत सा पैसा जमा कर लिया था, क्योंकि जेपी मॉर्गन फाइनेंशियल वर्ल्ड में होने के कारण वे छोटे छोटे बिजनेसमैन के साथ वे काफी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को मिलाते थे, जो उनकी कंपनीज में इन्वेस्ट करते थे, जिससे जेपी मॉर्गन काफी बड़ा कमीशन अर्न करते थे। अब जेपी मॉर्गन के पास काफी बड़ी वेल्थ इकट्ठी हो चुकी थी। अब वो बहुत बड़े बड़े गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में भी इन्वेस्ट करने लगे थे। 1865 से 1900 तक अमेरिका में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बहुत तेजी से चल रहा, जिसमें यूएस में इंडस्ट्रियल ग्रोथ बहुत तेजी से हो रही। जब भी किसी देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन अपने पीक पर हो तो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर भी बूम पर होता है। इसी समय जेपी मॉर्गन को एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी ट्रांसपोर्ट सेक्टर में नजर आती है, जो उनका भविष्य ही नहीं बल्कि पूरे अमेरिका का भविष्य बदल कर रख देती है। इस समय अमेरिका में 3 सेक्टर बूम पर थे। पहला था ऑयल और दूसरा था स्टील, तीसरा था रेल बोट सेक्टर। वहीं अगर ऑयल बोट सेक्टर की हम बात करें तो उस समय पर जॉन डी रॉकफेलर की मोनोपोली ऑयल सेक्टर पर थी। वहीं स्टील सेक्टर पर एंड्रियो कार्नेगी की मोनोपोली थी और वहीं रेल बोट सेक्टर की अगर हम बात करें तो इस सेक्टर में किसी भी व्यक्ति की कोई मोनोपोली एग्जिस्ट नहीं करती थी। इस सेक्टर में बहुत छोटी छोटी कंपनीज एक साथ काम कर रही, जिन्हें एक दूसरे से कॉम्पीट और मार्केट में टिकने के लिए अपने प्रॉफिट मार्जिन्स को हैवीली कट करना पड़ता था। और जेपी मॉर्गन ने इसी एक चीज का फायदा उठाकर उन्होंने इन सारी कंपनीज को खरीद लिया और इन कंपनीज के मैनेजमेंट एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बेहतर किया और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मदद से इन सारी कंपनीज को आपस में मर्ज कर दिया, जिससे परिणाम यह निकला कि इन रेल बोट सेक्टर की कंपनीज कम हो गई और जेपी मॉर्गन की कंपनीज मार्केट लीड करने लगी, जिससे उनका इस सेक्टर में कोई राइवल ना होने के कारण वह अपनी मनमानी चलाने लगे। जेपी मॉर्गन मार्केट में अपनी पूरी तरह से मोनोपोली क्रिएट कर चुके थे, जिसके कारण यूरोपियन इन्वेस्टर्स का विश्वास अमेरिका रेल बोट सेक्टर की ओर बढ़ा, जिससे सीधा फायदा मॉर्गन को ही पहुंचा। फिर आता है 1879 का वो साल, जिसमें जेपी मॉर्गन के हाथ एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हाथ लगती है, जब वेंडरबिल्ट फॉर्च्यून के वारिस वेंडरबिल्ट ने जेपी मॉर्गन को न्यूयॉर्क सेंट्रल के 2.5 लाख शेयर बेचने के लिए अप्रोच किया। ये डील उस समय पर इतनी बड़ी थी कि इससे फाइनेंशियल मार्केट्स में तूफान आ गया, लेकिन फिर भी मॉर्गन ने अपनी समझदारी और सूझबूझ से इन सारे शेयर्स को आसानी से मार्केट में बेच दिया। बदले में उन्होंने न्यूयॉर्क सेंट्रल रेल बोर्ड डायरेक्टर में डायरेक्टर का पद वेंडरबिल्ट से मांगा और इसमें उन्हें ये डायरेक्टर का पद मिल गया, जिससे मॉर्गन उस समय अमेरिका रेल बोर्ड के गॉडफादर बन गए, जिसे उस समय पर मॉर्गेनाइजेशन का नाम दिया गया। इन सफलताओं ने मॉर्गन के हौसले और भी बुलंद कर दिए थे। वो अपनी हर सक्सेस के बाद उससे भी कुछ बड़ा करना चाहते थे। उन्होंने उस समय पर सदी के सबसे बड़े साइंटिस्ट थॉमस एडिसन को भी फंड किया। वे डिफरेंट सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करते रहते थे। फिर आता है साल 1901 में
में कार्नेगी स्टील कंपनी देश की सबसे बड़ी कंपनियों में शामिल थी, लेकिन हर वर्ष यह 40 मिलियन यूएसडी की कमाई के बाद भी कार्नेगी अपनी इस कंपनी को बेचना चाहते थे, क्योंकि वे अब काफी एज्ड हो चुके थे। पर मॉर्गन की नजर तो बहुत पहले से ही इस सेक्टर पर थी। फिर क्या था, उनके पास खुद अपॉर्चुनिटी चलकर आई। पहले रेल बोर्ड सेक्टर, अब वो स्टील सेक्टर में भी अपनी मोनोपोली एस्टैब्लिश करना चाहते थे। मॉर्गन इस कंपनी का पोटेंशियल देख पा रहे, इसलिए उन्होंने इस कंपनी को मुंह मांगी रकम 480 मिलियन यूएस डॉलर की रकम चुकाकर खरीद लिया। यह अमेरिका के इतिहास की सबसे बड़ी कॉमर्शियल डील थी। मॉर्गन यही नहीं रुके। इसके बाद उन्होंने कार्नेगी स्टील को, फेडरल स्टील को और अदर स्टील कंपनीज के साथ मर्ज करके यूएस स्टील का गठन किया, और यह अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की पहली बिलियन डॉलर कंपनी बनी, जिसकी मार्केट वैल्यूएशन 1.4 बिलियन डॉलर थी। आपने अभी तक देखा कि किस तरह मॉर्गन ने अपने आप को आर्थिक रूप से मजबूत किया और यूएस मार्केट्स में एक बुलरन का दौर चलाया, जिससे यूएस ने आर्थिक रूप से बहुत तेजी से उन्नति की। अभी तक मॉर्गन यूएस मार्केट के डिफरेंट सेक्टर्स में अपनी मोनोपोली क्रिएट कर चुके थे। इसके बाद मॉर्गन ने कुछ ऐसा किया जिससे उनका नाम अमेरिका के इतिहास में दर्ज हो गया। 1893 में अमेरिका में जो बुल रन इतने समय से चल रहा था उसका अंत हो गया, क्योंकि दोस्तों जो अमेरिका में डेकेड्स की ग्रोथ जो चली आ रही थी उसका बबल अब ब्रस्ट हो चुका था और अमेरिकन इकोनॉमी काफी खतरे में आ गई। जो अमेरिका में अपनी डिफरेंट सेक्टर में इतने सालों की जो ग्रोथ दिखाई अब उसका अंत हो चुका था। उस समय अमेरिका के पास अपनी इकोनॉमी को बचाने के और स्टेबल करने के लिए सेंट्रल बैंक भी नहीं था और सरकार के पास कुल 9 मिलियन यूएस डॉलर के ही गोल्ड रिजर्व्स बाकी थे। सरकार किसी भी वक्त अपने लोन्स पर डिफॉल्ट कर सकती थी। इसी बीच यह भी एक सुनहरा अवसर जॉन के लिए सामने आया। उन्होंने प्रेसिडेंट्स की ऑफर दिया कि वो अपने बैंक से गवर्नमेंट के कॉफर भर सकते हैं। इसके लिए इन्होंने एक प्लान तैयार किया, जिसके लिए इन्होंने देश के सब बड़े बड़े बैंकर्स को इकट्ठा किया और फॉरेन इन्वेस्टर्स के साथ अमेरिका के गोल्ड रिजर्व्स को बढ़ाने के लिए कहा। इस प्लान के मुताबिक इन्होंने सरकार से 30 साल के लिए 65 मिलियन वर्थ के गोल्ड बाउंड्स खरीद लिए, जिसके बदले इन्होंने सरकार को 3.5 मिलियन आंस ऑफ गोल्ड ऑफर किया। सिविल वॉर के दौरान लाए गए एक कानून को इस्तेमाल करके उस समय के प्रेसिडेंट्स क्लीवलैंड ने कांग्रेस की परमिशन लिए बिना ही इस शर्त पर हामी भर दी और सिग्नेचर भी कर दिए। इसके बाद मॉर्गन ने जैसे ही प्लान को एग्जीक्यूट किया, केवल 22 मिनट के अंदर अमेरिका की इकोनॉमी एकदम से बूस्ट हो गई और पटरी पर आने लग गई। तो कुछ इस तरह मॉर्गन ने यूएस पर आए इकोनॉमिक क्राइसिस से यूएस को बाहर निकाला। लेकिन मॉर्गन कहाँ अपने प्रॉफिट्स के बिना कुछ करते थे। वो तो देश पर आई हर आपदा को अपने लिए एक अवसर के रूप में बदल देते थे और अधिक से अधिक प्रॉफिट कमाते थे। उनके लिए उनका देश, उनका कोई महत्व नहीं रखता था। उन्हें तो केवल एक चीज समझ में आती थी और वो थी प्रॉफिट, चाहे कैसे भी हो और प्रॉफिट के लिए कुछ भी करना पड़े। अब जेपी मॉर्गन का नाम अपने आप में एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन बन चुका था। अब वो अमेरिका के ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मोस्ट पावरफुल व्यक्तियों में से एक थे और वर्ल्ड में बहुत सी चीजों को कंट्रोल कर रहे थे। अब जेपी मॉर्गन को चैलेंज करने वाला अमेरिका तो क्या पूरी दुनिया में कोई नहीं था। लेकिन 1901 में जेपी मॉर्गन को किसी ने पहली बार चैलेंज किया था और वो कोई आम व्यक्ति नहीं बल्कि अमेरिका के उस समय के प्रेसिडेंट थियोडोर रोजवेल्ट थे, क्योंकि रोजवेल्ट नहीं चाहते थे कि कोई व्यक्ति इतना पावरफुल हो और उसका डोमिनेंस इतना हो कि वो जब चाहे तब इकोनॉमी को डिस्टर्ब कर दे, जो कि देश के लिए एक बहुत बड़ा खतरा था। इसलिए उन्होंने मॉर्गन की कंपनी के खिलाफ लीगल बैटल छेड़ दी। और मॉर्गन भी कहां हार मानने वालों में से थे। एक बार फिर यूएस पर 1907 में इकोनॉमिक क्राइसिस आए और रोजवेल्ट को इनके दरवाजे खटखटाने पर मजबूर कर दिया। इस बार
के इकोनॉमिक क्राइसिस में देश के बहुत बड़े बड़े बैंकरप्सी की कगार पर आकर खड़े हो चुके थे और देश में बैंक रन की स्थिति उत्पन्न हो चुकी थी। हालात ऐसे थे कि सरकार ने बैंक्स को पैसे धीरे धीरे काउंट करने के लिए कहा ताकि एक दिन में बैंक्स का बहुत कम ही विड्रॉल हो पाए, क्योंकि डिपॉजिटर्स उस समय पे बहुत तेजी से अपना पैसा बैंक से विड्रॉ कर रहे थे। विड्रॉल्स की स्पीड को कम करने के लिए गवर्नमेंट ने बैंक्स को यह आदेश दिए थे। अगर डिपॉजिटर्स अपना पैसा एक साथ विड्रॉ कर लेते तो उससे इकोनॉमी को बहुत बड़ा खतरा था, इकोनॉमी एकदम से ही क्रैश हो सकती थी। लेकिन मॉर्गन के होते इकोनॉमी कैसे क्रैश हो सकती थी? भले ही अमेरिका का धन खत्म हो जाए, लेकिन मॉर्गन की वेल्थ कहाँ खत्म हो सकती थी? इस बार भी मॉर्गन ने यही किया। अपने इन्फ्लुएंस से बड़े बड़े रिच बैंकर्स, इन्वेस्टर्स और बड़े बड़े फंड हाउसेस, पॉलिटिशियंस को एक लाइब्रेरी में इकट्ठा किया और अमेरिका की इकोनॉमी में पैसा पंप करवाना स्टार्ट कर दिया। इन्होंने बड़े बड़े फंड हाउसेस से बैंक्स में भी पैसा डिपॉजिट करवाया, जिससे बैंक्स भी स्टेबल हो गए और जिससे बैंक्स ने अमेरिका के खाता धारकों यानी कस्टमर्स में अपना विश्वास बनाए रखा, जिससे इकोनॉमी पूरी तरह स्टेबल हो गई। फिर एक बार मॉर्गन की वजह से एक बहुत बड़ा अमेरिका पर आया संकट टल गया, लेकिन इसके बाद भी जेपी मॉर्गन अमेरिका की जनता में कभी भी अपनी एक अच्छी छवि नहीं बना पाए, क्योंकि जनता को भी अब एहसास हो चुका था कि मॉर्गन एक स्वार्थी व्यक्ति हैं, जो केवल अपने प्रॉफिट्स के बारे में सोचते हैं, जिन्हें यूएस की गवर्नमेंट और यूएस से कोई मतलब नहीं। तो दोस्तों, अभी तक आपने देखा कि यूएस की हिस्ट्री में कोई व्यक्ति इतना भी पावरफुल था और वॉल स्ट्रीट ने जो ग्रोथ दिखाई उसके पीछे केवल और केवल जेपी मॉर्गन थे। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।